जनरल स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन राइट्स चैप्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एंड एज यू नो दैट द फर्स्ट फंडामेंटल राइट which we have is the right to equality. So in this lecture we will discuss about right to equality. Before that we need to know the concept of rule of law. रूल ऑफ लॉ के बारे में हमें उससे पहले जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, rule of law basically ensures the equality before law and says that everyone, कोई भी हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, the law applies equally and similarly to all the people, all the citizens. यही रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ में हम ये समझ रहे हैं कि सारे ही लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी जेंडर, किसी भी सोशल स्टेटस के हों, वो सारे लोग लॉ के आगे सेम ट्रीटमेंट पाते हैं और उन पर सब पर लॉ इक्वली अप्लाई होता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। एंड इट्स एक्सक्लूड्स द आइडिया ऑफ एनी एक्सेप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अदर पीपल। चाहे वो कोई सरकारी ऑफिसर हो, चाहे पीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल ऑफ देम। अब आते हैं आर्टिकल 14 के ऊपर। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है, ये भी वही बातें कह रहा है जो कि रूल ऑफ लॉ कहता है। और रूल ऑफ लॉ केवल इंडिया में नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में अप्लाई होता है। जहां पर भी लॉ से गवर्न होते हैं कंट्रीज, दे ऑल फॉलो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इटसेल्फ मीन्स दैट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ सबसे बड़ा है और लॉ में जो सबके लिए ट्रीटमेंट दिया गया है और इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, तो वैसे ही सारी चीज़ें होनी है। हम आते हैं आर्टिकल 14 के ऊपर। तो आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी कि गवर्नमेंट्स आती हैं, पार्लियामेंट आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं, जितनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं, वो सारे गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज जितने भी हैं, वो सब कुछ स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ अनइक्वल बिहेवियर नहीं करेगा, या उसको ये कहें कि इक्वलिटी को डिनाई नहीं करेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करवाएगा। पहली चीज़ ये है। और दूसरा ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी सबको मिले, ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करेगा। तो स्टेट जो है वो दो चीज़ें कही गई। पहला, एक नेगेटिव अप्रोच के साथ कहा गया है कि वो इक्वलिटी को डिनाई नहीं करेगा, जो स्टेट को नहीं करना है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम कहते हैं कि एक नेगेटिव अप्रोच है। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, ये पॉजिटिव अप्रोच है, जो सेकेंड पार्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि स्टेट सबको इंश्योर करवाएगा, मतलब ये स्टेट करेगा, इंश्योर करेगा कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले। किसी को लॉ में अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको प्रिविलेज ट्रीटमेंट दिया जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो पहला नेगेटिव अप्रोच है, दूसरा पॉजिटिव अप्रोच है। एक जगह स्टेट को मना किया जा रहा है करने से, क्या करने से? ये करने से मना किया जा रहा है कि वो किसी को भी इक्वलिटी डिनाई ना करे। और दूसरी जगह स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। क्या करने के लिए कहा जा रहा है? कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड की जाए। तो इस आर्टिकल के अंदर किसी भी पर्सन से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर उसको इक्वलिटी डिनाई ना करने के लिए कहा गया है। तो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 14 के दो अप्रोचेस जो हमने आपको बताया, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का अप्रोच है और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में आप ये समझ सकते हैं कि नो मैन इज अबव लॉ एंड एवरी पर्सन वट एवर हिज और हर स्टेटस और रैंक इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ।
कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, जो कि हमने रूल ऑफ लॉ में भी देखा, और किसी भी रैंक, किसी भी स्टेटस का कोई भी पर्सन होगा, वो सब कानून की नज़र में बराबर होंगे. दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. And the second part, the second approach, equal protection of law, it says that like should be treated alike and different should be treated differently. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये कहता है कि जो एक जैसे लोग हैं उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो, और जो डिफरेंट हैं उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है इक्वालिटी के लिए. अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है तो उस दूसरे व्यक्ति से उसको डिफरेंटली ट्रीट करना ही पड़ेगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, तो हमने पहले तो पढ़ा कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप एक सुमो पहलवान से एक बच्चे को लड़वा दीजिए. यहाँ पर तो ये जस्ट होगा नहीं, ये न्यायपूर्ण नहीं है. तो हालांकि इक्वालिटी की बात तो की गई है इसमें कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ में, लेकिन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंटली ट्रीट करना भी इसका एक हिस्सा माना जाना चाहिए. जैसे कि आपका जो सिलेबस है, क्लास 12th का सिलेबस है, उससे डिफरेंट है क्लास 5th का सिलेबस. अगर क्लास 12th के मैथ्स का पेपर क्लास 5th के बच्चे से करवाया जाएगा, क्लास 6th के बच्चे से करवाया जाएगा, तो वो तो ऑब्वियसली उसमें फेल हो जाएगा. तो वहां पर उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है. एक जैसा पेपर सबको नहीं दिया जा सकता. उसके लिए उसके करिकुलम के हिसाब से अलग पढ़ाई करवानी चाहिए. और ऐसा भी नहीं कि हम उसको आपके करिकुलम को पढ़ा दें कि नहीं अच्छा ठीक है टेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं है, तो पहले उसको पढ़ा देते हैं 12th का सिलेबस, फिर उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, तब तो इक्वलिटी हो जाएगी. तो ऐसा भी नहीं है. उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे आर डिफरेंट. यही कहा जा रहा है कि एक जैसे लोगों को तो एक जैसा ट्रीट करिए, लेकिन जहां पर जरूरत है डिफरेंटली ट्रीट करने की, वहां पर उनको डिफरेंटली ट्रीट करिए. जैसे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, कहने का इसका मतलब ये है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, जो पिछड़े सेक्शंस हैं, जैसे कि महिलाओं को एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. उनका स्टेटस हमेशा से ऐसा रहा है कि उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आगे भी हम लोग प्रोविजंस देखेंगे बनाए गए हैं. वो भी इसी आधार पर है क्योंकि उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ चाहिए. बच्चों के लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं, वो इसी आर्टिकल के अंदर बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट हैं. उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अगर ज़रूरत है तो डिफरेंट कानून बनाए जा सकते हैं. एक स्पेशल प्रिविलेज्ड स्टेटस में उनको रखा जा सकता है बिकॉज दे नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट. तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट लोगों को भी इक्वल ट्रीट करें. जहां पर डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है वहां पर डिफरेंट ट्रीटमेंट करना चाहिए. अब इसके बारे में कुछ और बातें भी लिखी हैं. पहली चीज तो ये कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है. इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम बात कर रहे हैं. आर्टिकल 14 के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं हम, तो ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड का है. यहाँ पर ये एक नेगेटिव अप्रोच है या नेगेटिव इन नेचर है. जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर बोला गया है कि नो मैन इज अबव लॉ, किसी को भी इक्वालिटी डिनाई नहीं करनी है. तो नेगेटिव अप्रोच है. सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोसाइटी में इक्वल स्टैंड करते हैं या उनको एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए. ये इमेज आप देख चुके हैं कि हमें भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंट लोगों को भी इक्वल ट्रीट करें. एक बच्चे को एक सुमो पहलवान से लड़वा दें, या एक किसी छोटे बच्चे को क्लास 12th का पेपर पढ़वा दें या सिलेबस पढ़वा दें. दिस इज नॉट फेयर. हमारे इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस इमेज की भी हेल्प ले सकते हैं. जैसे अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ कह रहे हैं, तो आप पहली इमेज में देख रहे हैं कि तीनों लोगों को एक ही लेवल पर खड़ा होने के लिए बोला गया है. लेकिन जो आपके डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जो कि पहले से ही कम डेवलप्ड हैं, तो वो फिर छोटे रह जाएंगे, वो आगे नहीं आ पाएंगे, वो बराबरी पर नहीं आ पाएंगे. अगर हमने जैसे बड़ा वाला और मीडियम और स्मॉल तीनों को एक बराबर हाइट पर हमने खड़ा कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
वो तो जो बड़ा था पहले से वो बड़ा ही रहेगा, उतनी ही हाइट उसकी रहेगी, मिडिल वाले को भी सेम हाइट है, और छोटा वाला जो है वो छोटा ही रह गया, उसको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो हमें इक्वालिटी लाने के लिए ज़रूरत ये पड़ती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने की ज़रूरत है। हम जिसकी जैसी ज़रूरत है, बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स, तो उनको हमें डिफरेंट लेवल पर स्टैंड करने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच रहा है, जो व्यू कर सकता है, वो उसको हमने ज़मीन पर ही रखा है। उसका वाला हमने क्या किया, उठा करके उस व्यक्ति को दे दिया प्रिविलेज या स्टैंड, जो कि छोटा है, जो नहीं देख पा रहा था पहले। अब देखिए तीनों देख पा रहे हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हमें इक्वल प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों के राइट्स को हो सकता है कम करना पड़े और दूसरे लोगों को प्रिविलेज देना पड़े, स्पेशल राइट्स देना पड़े। ये इसलिए नहीं है कि उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ये इसलिए है क्योंकि ऐसा करने पर सभी लोग बराबर हो जाएंगे। जैसे कि आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली इमेज में देख रहे हैं, सभी यहाँ पर बराबर होंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ में पढ़ा कि भाई ये तो कॉन्सेप्ट इंग्लैंड का है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ये पॉजिटिव इन नेचर है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पॉजिटिव एफर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या किया जाए, ये पॉजिटिव है, इसमें इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस की बात कही गई है, तो उनको हमें इक्वालिटी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। And based on the principle that equality can exist only among equals and inequality can't exist among unequals, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इक्वल लोगों के बीच में ही इक्वल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना कोई समझदारी नहीं है। उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दे करके और बराबरी पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का था, उसमें मैरिज एज फॉर गर्ल्स इज 18 ईयर एंड फॉर बॉयज इज 21 ईयर्स। तो ये भी, इस पे ये भी तर्क दिया जाता है और दिया जा भी सकता है कि भाई गर्ल्स और बॉयज की एज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्लेम भी किया जाता है और ऐसा सोचा भी जा सकता है। बट ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उनको जो भी फ्रेमर्स थे इस एक्ट के, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये सही तरीका है इक्वल ट्रीटमेंट देने का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपको कोई एक डिफरेंस दिखता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट दिखता है दो लोगों के बीच में कानूनी तौर पर, और वो वैलिड है, तो उसमें आप ये समझ जाइए कि वहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कहीं ना कहीं शामिल है। जैसे यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात शामिल है। आते हैं आर्टिकल 15 पर। तो आर्टिकल 15 स्टेट को या किसी भी और व्यक्ति को इस बात से रोकता है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी के एंट्रेंस को रिस्ट्रिक्ट करे। यानी सिंपल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक प्लेस हो, कोई भी शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, पब्लिक एंटरटेनमेंट की कोई भी जगह है, या वेल, टैंक्स, बैथिंग आर्ट्स और रोड्स, इन सब जगहों पर हर व्यक्ति जा सकता है, ठीक है। उसको ना तो सरकार रोक सकती है और ना ही कोई दूसरा सिटीजन रोक सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से कुछ ऐसे प्रचलन थे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वेल्स का यूज़ नहीं करने दिया जाता था, टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, स्कूल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, पब्लिक प्लेसेस में उनको अलाउड नहीं था बहुत सी। तो ये चीज़ें ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल के अंदर ये बातें कही गई हैं कि पब्लिक एक्सेस हर सिटीजन का राइट है अंडर आर्टिकल 15, और उसको ये एक्सेस ना तो सरकार मना कर सकती है, ना ही कोई दूसरा सिटीजन मना कर सकता है। इसमें एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि जो आप सुनते हैं रिजर्वेशन की बातें, तो रिजर्वेशन है या कोई भी और ऐसे डिफरेंट ट्रीटमेंट वाले एक्ट्स, जैसे कि हमने 14 बात की कि इक्वल प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है, तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, यानी इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए, वीमेंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, SC ST या SEBC मतलब कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं। ये अलाउड है अंडर आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 14 में आप इसको
ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है अगर महिलाओं, बच्चों या शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लिए कुछ अलग से खास प्रोविजंस बनाए जाते हैं, तो वो वॉलेटिव नहीं है, बल्कि आर्टिकल का ही कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 15 इस बात की परमिशन देता है सरकार को कि वो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, इसीलिए वो बनाते हैं। फिर बात आती है आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि पब्लिक या स्टेट एम्प्लॉयमेंट में किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के आधार पर कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पर किसी को मना नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट से। सबको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो उस एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जिसमें केवल पुरुषों को रखा जाता है, बहुत से ऐसी जॉब्स हैं जहाँ केवल महिलाओं को ही रखा जाता है। तो इसके लिए भी प्रोविजंस हैं। वो डिफरेंट है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन आर्टिकल 16 का जो पहला प्रोविजन है वो यही कहता है कि इनके आधार पर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो आपने पढ़ी थी प्रियम्बल में भी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उसी भावना को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं कि इन आधारों पर किसी के साथ भी एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रोविजन अगर आप देखें तो दिस आर्टिकल अलाउज स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। ऊपर तो बोला है कि सब भाई इसमें कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, लेकिन इसी का दूसरा प्रोविजन ये भी कहता है कि अगर सरकार चाहे तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सब के लिए अलग से कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जो थे काफ़ी डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस थे सोसाइटी के, ये पिछड़े हुए सेक्शंस हैं। तो हमने 14 में ये देखा है, ये स्पिरिट है उसके अंदर कि हाँ इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सबको बराबरी पर लाना चाहिए, लाने का प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ पर बराबरी पे लाने के लिए आर्टिकल 16 ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के लिए जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए सर्विस में रिजर्वेशन दे सकता है। तो अगर पूछा जाए कि भाई रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंदर अलाउ किया गया है, तो आप बोलेंगे 16 के अंदर। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को 14 और 15 भी डिस्कस करता है, लेकिन जब 15 पढ़ते हैं तो वो केवल एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा है। जब 15 की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि हाँ अलग से प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। 16 एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन अलाउ करता है और 14 ओवरऑल बताता है कि हाँ इक्वल प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन अगर उनको बराबरी पर लाने की ज़रूरत है, तो ऐसे काम स्टेट को करने चाहिए। लेकिन आर्टिकल 16 एक्सक्लूसिवली कह रहा है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस दिया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 17 पर। उससे पहले आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, बी आर अम्बेडकर को जानते हैं, और इनके स्टेटमेंट्स पढ़ करके आपको ये पता चल रहा होगा कि जो एक बहुत ख़राब प्रचलन हमारे इंडियन सोसाइटी में हमेशा से चला रहा था एंशियंट टाइम से, जहाँ पर कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते थे, जो निचली जात के लोग होते थे, उनके साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जाती थी, उनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। और इसीलिए हमने देखा कि पब्लिक प्लेसेस में उनका एंट्रेंस भी नहीं अलाउड था, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं अलाउड था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि भाई पब्लिक प्लेसेस में एंट्रेंस जैसे आर्टिकल 15 में अलाउ कर दिया गया है। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, यानी कि उनको अनटचेबल मानते हुए अगर वो किसी हायर कास्ट के घर पे चले जाते या किसी टेम्पल में चले जाते हैं, तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता, उनको मारा पीटा जाता। इस तरह की सिचुएशंस भी देखने को मिली हैं। तो इनके खिलाफ काम करने वाले जो हमारे महान लीडर्स थे, उनमें इन तीनों का नाम सबसे आगे है, जिनके बारे में आप जिनके थॉट्स भी पढ़ रहे हो। जैसे गांधी जी कह रहे हैं, माई फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अ फाइट अगेंस्ट द इम्प्योर इनह्यूमैनिटी। वो तो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस को कहते थे कि ये मानवता में जो इम्प्योरिटी है वही है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, इसको हमें हटाना है।
और ज्योतिबा फुले जैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास तभी हो पाएगा जब हम लोग खान पान वैवाहिक संबंधों में जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड, उसको जब फॉलो करना बंद कर देंगे तब होगा। बी आर अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत से जगहों पर जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो दलित जाति के लोग होते थे, उनके राइट्स के लिए लड़ाई करी है और उनको राइट्स दिलवाए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल 17 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये बात कह दी कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो एबलिश की जाती है। यानी जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। और अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में करते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ये भी आर्टिकल 17 में बोल दिया गया है। तो क्या पनिशमेंट मिलेगी इसके लिए? तो पनिशमेंट के लिए जहाँ पर भी पनिशमेंट वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए आप जो पनिशमेंट देने वाले रिलेटेड एक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो पनिशमेंट है उसके लिए आपके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में पनिशमेंट जो दी हुई है वो पनिशमेंट आपको अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने पर मिल जाएगी। आर्टिकल 18 आपके बुक में नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट में, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने इसको स्लाइड्स में इंक्लूड किया हुआ है। आर्टिकल 18 बेसिकली टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी और पूरा 14, 15, 16, 17 ये सब कोशिश कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी को इन्फोर्स करने की। तो 18 में भी एक बात लिखी हुई है कि जैसे ब्रिटिशर्स के दौरान खासकर ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स के काफ़ी चहेते होते थे या उनकी चापलूसी करने वाले लोग होते थे, ब्रिटिशर्स उनको कुछ टाइटल्स दिया करते थे। हालांकि राज तो उन्हीं का चल रहा था पूरे इंडिया पर, उनका ही रूल चल रहा था, लेकिन फिर भी जो उनकी बातें मानते थे या उनकी तरफ से एक्ट परफॉर्म करते थे, चापलूसी करते थे, उनको फॉलो करते थे, उन लोगों को वो कुछ टाइटल्स अलाउ किया करते थे। जैसे कि किसी को महाराजा धीराज की टाइटल दे दिया, किसी को नवाब का टाइटल दे दिया, किसी को निज़ाम हिंद बोल दिया, कुछ इस तरीके से। तो ये राजा, महाराजा और वीर बहादुर और निज़ाम हिंद, इस तरह के टाइटल्स वो दे दिया करते थे, नाइटहुड की उपाधि दे दिया करते थे। इन सभी चीज़ों को आर्टिकल 18 के अंदर बैन किया गया है। मतलब आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, इनमें से कोई भी टाइटल कोई अपने नाम के साथ यूज़ नहीं करेगा। साथ ही साथ ये भी बात कह दी गई है कि सरकार किसी को टाइटल नहीं देगी, गवर्नमेंट किसी को टाइटल नहीं देती है अब। और एक बात और इसमें लिखी है कि कोई भी भारत का सिटीजन किसी दूसरे कंट्री से भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए अमेरिका की सरकार, पाकिस्तान की सरकार जो है वो टाइटल देने की कोशिश भी करे अगर किसी इंडियन सिटीजन को, तो वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आप, आर्टिकल 18 में इसको प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी भी, भाई अभी ऊपर वाले में क्या लिखा कि सरकार किसी को नहीं देगी, तो देश की सरकार नहीं दे रही, इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही, कोई बाहर की गवर्नमेंट हो सकता है। आपने कोई अच्छा काम किया तो बाहर की सरकार से आप टाइटल ले लीजिए। ये आपने नहीं दिया आर्टिकल 18 में, चलिए दे दो, बाहर वाला हमको दिया है, ये हमने कोई गैर संवैधानिक काम तो किया नहीं, तो उसको भी मना किया गया, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे पाकिस्तान की सरकार किसी इंडिया के किसी लीडर को कोई सरताज पाकिस्तान की उपाधि दे दे कि बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बातों को जो है रख रहे हैं भारत के सामने, पार्लियामेंट में नेता होने के नाते आप, तो हम आपको ये उपाधि देते हैं, तो वो भी नहीं ले सकते आप। तो कोई किसी भी तरह का कोई भी टाइटल, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्टिंक्शन पैदा करता है। हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपने नाम के साथ इन टाइटल्स को यूज करता है तो वो टाइटल्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन इक्वलिटी को जनरेट करेंगे, इसलिए इन सबको मना किया गया। हाँ, लेकिन जो अवार्ड्स होते थे या जो अवार्ड्स दिए जाते हैं अभी, उनको मना नहीं किया गया है। जैसे कि आप किसी एजुकेशन की फील्ड में या
आप जैसे आर्मी में लोगों को मिलते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वो सारे जो हैं दे अलाउ, अवार्ड जो होते हैं वो अलाउ किए गए हैं। आप पीएचडी करते हैं, आप डॉक्टर लिख सकते हो, आप इंजीनियरिंग करके इंजीनियर नाम में लगा सकते हो अपने। तो आप अपने एकेडमिक एक्सेलेंस से रिलेटेड जो आपके टाइटल्स हैं, टाइटल नहीं बोलेंगे उनको, अवार्ड्स या जो आपके जो आपने अलग से हासिल करी हैं, जो आपने अपनी मेहनत से अचीव करे हैं, वो अगर आपको लिखना है, जैसे आप लोग एडवोकेट लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं अपने नाम के साथ, डॉक्टर लगाते हैं, तो दे आर दिस इज अलाउड। फिर हम लोग एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी हम लोग कर रहे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी में हमने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हुई है। आर्टिकल 15 में हमने सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज इसकी बात करी। फिर आर्टिकल 16 में हमने इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करी है। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है एंड 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। इस लेक्चर में हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई अगर आपकी क्वेरीज होती हैं इससे रिलेटेड तो आप लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।